बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह। आज वही डिस्कशन होगी हमारी पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की। चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल। पीरियड थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब कि इन एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स? पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स, जिसमें से सबसे पहले सोडियम एलिमेंट है, उसके बाद मैग्नीशियम एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। इन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिन प्रॉपर्टीज की बेस पर हम उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं। जैसे पहले तीन एलिमेंट्स पीरियड थर्ड के जो हैं हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है और एल्यूमिनियम एलिमेंट है या मेटल्स हैं। दीज आर मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट्स की शक्ल में बताया था कि अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी, अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक साइज पर। इनका साइज बड़ा होना चाहिए इनके एटमों का। अब अगर इनका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो ये एलिमेंट्स एज अ मेटल बिहेव करेंगे या बिहेव नहीं करेंगे। दीज आर इन फैक्ट मेटल्स। सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पोर्शन इज सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर ऑल गुड कंडक्टर्स। मतलब ये है कि वी आर डिस्कसिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज मटीरियल्स, थ्रू दीज एलिमेंट्स, जिसमें से पहले तीन मेटल्स हैं हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। थर्ड जो है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आर नॉन कंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है मेटल्स में। अगर उन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब उनसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉसिबल होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वहां पर नहीं होगी। जैसे नॉन मेटल्स हैं, सोडियम की केस में, मैग्नीशियम की केस में, एल्यूमिनियम की केस में, ये तीनों हमारे पास मेटल्स हैं और हम कहते हैं कि मेटल्स में जो बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग है और इस मेटेलिक बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में ये बात की जाती है डियर स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं या न्यूक्लियाई जो है ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक एटम के, वो उनके साथ लूजली बाउंड है या वो फ्री हैं, फ्री टू मूव इन द विद इन द विसिनिटी ऑफ दैट मेटल। अगर हम कंसिडर कर लें कि ये मार्कर जो है ये एक मेटल का टुकड़ा है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा वो हर एक जगह पर पॉसिबल है, लेकिन इस मार्कर के अंदर, इस मार्कर के सरफेस से वो बाहर नहीं आ सकेगा। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की केस में भी है कि दीज आर ऑल मेटल्स और इनमें जो इलेक्ट्रॉन सी है, दैट इलेक्ट्रॉन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर गुड कंडक्टर्स। अगर हम मेटेलिक नेचर की बात करें, सोडियम सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टू द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। मैग्नीशियम 2 करेगा और एल्यूमिनियम 3 करेगा। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के मुताबिक सोडियम जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएगा मेटेलिक बॉन्डिंग में, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। तो ये तीनों एलिमेंट जो है दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एक्टिंग एज कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस केस स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे, इनमें थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है सिलिकॉन की। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, कंडक्टर्स
नॉन कंडक्टर्स। अब उनके दरमियान जो आएगा दैट इज सेमीकंडक्टर। अब अगर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को हम मेटल्स के साथ कंपेयर करें तो मेटल्स के मुकाबले में सिलिकॉन जो है नॉन कंडक्टर नेचर शो करेगा, लेकिन हायर टेम्परेचर्स पर या बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको हम डोपिंग कहते हैं, जिससे पी और एन टाइप मटेरियल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में डिटेल में इन चीज़ों पर बात की जाती है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज एक्टिंग एज ए सेमीकंडक्टर, तो फिर हमारे पास सिलिकॉन जो है इन नॉन मेटल्स के मुकाबले में जो कि नॉन कंडक्टर्स हैं, इनके मुकाबले में सिलिकॉन विल एक्ट एज ए कंडक्टर, while in case of or in comparison to sodium, magnesium and aluminum, silicon is acting as a non-metal. Dear students, metals की conducting nature की वजाहत हो गई, लेकिन आपकी आसानी के लिए रिपीट मैं करता चलूं कि एलिमेंट्स में, कौन से एलिमेंट्स में से, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इन मेटल से। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। मतलब अगर ये बिजली की एक तार है तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो होगी इसके सरफेस के ऊपर होगी, इसके दरमियान से होकर इसको पेनेट्रेट करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। क्यों सेमीकंडक्टर है? बिकॉज while the rest do not conduct electricity, silicon is semiconductor। क्यों semiconductor है? क्योंकि सिलिकॉन जब बॉन्डिंग करेगा सॉलिड स्टेट में दूसरे सिलिकॉन एटमों के साथ तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक नेट बनाएगा, एक जाल बनाएगा। उस जाल में सिलिकॉन के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 4 होते हैं। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p4, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा दूसरे सिलिकॉन एटमों के साथ। हर एक सिलिकॉन आगे जाकर 4 सिलिकॉन एटमों के साथ, फिर वही 4 आगे जाकर और 4 के साथ, तो इसी तरह एक जाल सी बन जाती है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इनमें से फिर कंडक्टेंस नहीं होगी। अब हमने तो कहा कि दिस इज सेमीकंडक्टर, बट एट हायर टेम्परेचर इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में प्रोमोट करवा सकते हैं। कंडक्शन बैंड क्या है, इसकी वजाहत क्या है, आप लोगों की लेवल पर ये बातें डिस्कस नहीं होती। जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि एक एट हायर टेम्परेचर इन कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन को हम कंडक्शन बैंड में लेकर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर्स। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये तीनों एलिमेंट, आर्गन को बाद में डिस्कस करते हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को दीज आर सिंपल कोवेलेंट सब्सटेंसेस। सिंपल कोवेलेंट सब्सटेंसेस या डिस्क्रीट यूनिट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है किताब में। छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ये इकाई जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं। तो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, या तो गैसियस फॉर्म में होंगे या सॉलिड स्टेट में होंगे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं देन देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन और मोर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। तो इसलिए बाकी एल्यूमिनियम के बाद जितने भी या सिलिकॉन के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के पीरियड 3 में, दे आर एक्टिंग एज अ नॉन कंडक्टर। आर्गन की हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर आर्गन इज एक्टिंग एज अ गैस। इट इज अ गैस। फिजिकल स्टेट आर्गन क्या है? गैस। अब आर्गन अगर सिंपल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डियर स्टूडेंट्स, मोनो एटॉमिक का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स which are composed of single atoms। तो फिर कैसे मॉलिक्यूल हो गए? They are acting as molecule, they are stable like molecule। ये मॉलिक्यूल की तरह स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि ये नॉर्मल हालात में रिएक्शन शो नहीं करते। तो जब ये नॉर्मल हालात में रिएक्शन शो नहीं करते, that is why they are acting as a molecule। अब अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये कैसे कंडक्शंस को
शो करेंगे। कंडक्टेंस के लिए या तो लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। मेटल्स के लिए स्टूडेंट्स, मेटल्स के लिए गैस में कंडक्टेंस हो सकती है। गैसेस में आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ी थी, वहां पर गैसेस से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पॉसिबल है। वो आप जरा रिवाइज कर लें फर्स्ट ईयर के कोर्स को, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड के पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में क्या ट्रेंड है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को समझने से पहले या टॉपिक को आसानी से समझने के लिए आपने टॉपिक की टाइटल को देखना है कि उस टाइटल में किस कंसेप्ट की बात हो रही है। अगर आप टाइटल को ऑब्जर्व करें, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है। अब अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन का पता नहीं है, कंसेप्ट का पता नहीं है, तो फिर आप टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए उससे पहले हम जरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वजाहत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसी टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में भी मौजूद होता है और उससे नीचे ड्रॉप्स भी गिर रहे होते हैं। अब अगर हमने वाटर को मेल्ट करना है, हम इसको हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर, बर्फ का टेम्परेचर जो होगा 0 से ऊपर नहीं जाएगा। उस वक्त तक नहीं जाएगा जब पूरा पानी, टोटल जितना भी मास है उस वक्त बर्फ का, वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर रेज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई मेटल, कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो, क्योंकि यहां पर तो हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आना, दोनों का रेट, दोनों की स्पीड अगर सेम हो तो हम कहेंगे कि दिस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम वजाहत करें, जब हम किसी बर्फ से स्टार्ट ले लेते हैं, अगर बर्फ हमारे पास सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको हम हीट देना शुरू कर देते हैं, तो जैसे जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले मैंने बात की कि इसका टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं जाएगा, कब ये 0 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा इसका, जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जब ये सॉलिड से पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो लिक्विड जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये वाटर के सरफेस के ऊपर आएंगे ये मॉलिक्यूल्स। तो ये जब मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो ये वहां से उस लिक्विड सरफेस को छोड़कर गैस फेज में चले जाते हैं। अब स्टार्ट में जब एवोपोरेशन प्रोसेस हो जाती है, वेपर्स, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना एवोपोरेशन कहलाता है। अब वेपर्स की तादाद स्टार्ट में, या वेपर बनने की स्पीड जो है ये स्टार्ट में ज्यादा होती है। अब वही वेपर्स जो है ये दोबारा
नीचे आएंगे, ये वेपर्स ठंडे होकर कंडेंस होकर नीचे आएंगे। तो जब इवोपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी, कंडेंसेशन की स्पीड कम होगी, लेकिन एक लिमिट आ जाएगा। और इस दौरान ये याद रखें कि इसकी एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो हीट हम दे रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। एक लिमिट इस तरह आ जाएगा कि एवोपोरेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड बराबर हो जाएगी। उस स्पीड को या उस स्टेट को, उस हालत को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वजाहत जो मैंने दी आपको, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए थी। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर, जो वेपर्स हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर, वो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सपोज दिस सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस दौरान ये वाटर के वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इस डिस्कशन से हम बॉइलिंग पॉइंट की वजाहत करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी बहुत डिस्कशन जो की गई, दिस डिस्कशन इज फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ आपके सामने मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, जिनको हम बार ग्राफ भी कह सकते हैं। ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स इस ग्राफ को, किताब में भी ये ग्राफ दी गई है, वहां पर मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन क्योंकि किताब में ग्राफ जो है ब्लैक प्रिंटेड हुआ है, तो ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बड़े ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, इनके टॉप पर लिखा गया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हर एक एलिमेंट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बताया गया है और इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी सॉलिड को हीट दे देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्शन के बाद उसकी बॉइलिंग होगी। तो मेल्टिंग के लिए इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें, मेल्टिंग के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है और फिर बॉइलिंग के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी क्यों ज्यादा रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करवाएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम सॉलिड स्टेट को हीट देंगे तो सॉलिड स्टेट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि वो हीट की वजह से कमजोर पड़ जाएंगी वो अट्रैक्शन, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड और सॉलिड की कंपैरिजन अगर हम करें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर, तो सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है। फिर बॉयल करने के लिए हमने लिक्विड को हीट देना है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर उस लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो फिर ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी बॉयल करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो हैं, बार्स जो हैं, दीज आर फॉर द सोडियम एलिमेंट। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की है कि पहले 3 एलिमेंट्स पीरियड थर्ड में जो हैं वो मेटल्स हैं। अब मेटेलिक बॉन्डिंग की बात दोबारा रिपीट हो रही है यहाँ पर। मेटेलिक बॉन्डिंग सोडियम और मैग्नीशियम की अगर हम कंपैरिजन करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें सोडियम और मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है सोडियम के मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, तो फिर क्यों इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस है? एक रीजन ये भी है कि हम कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है सोडियम से मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है सोडियम से, इसलिए क्योंकि सोडियम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक बॉन्डिंग में और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आर ग्रेटर देन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम। फिर इसी तरह हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम की तरफ, क्योंकि एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स जो हैं ये क्लोजली पैक्ड होंगे और टाइट पैकिंग होगी इनमें। क्यों? क्योंकि सोडियम के मुकाबले में
मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्डिंग जो था वो स्ट्रॉन्ग था और मैग्नीशियम के मुकाबले में एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम इज कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसलिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एल्यूमिनियम की क्रिस्टल लैटिस में होंगी, दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं। अब एल्यूमिनियम जो है ये मेटेलिक इन नेचर है, दिस इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की कंपैरिजन करें सिलिकॉन में और एल्यूमिनियम में, तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये एल्यूमिनियम से ज्यादा है। इट मींस कि एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी सिलिकॉन को मेल्ट करने के लिए एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये इसलिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डिस्कशन में, लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि सिलिकॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग में दूसरे सिलिकॉन एटमों के साथ। अब एक सिलिकॉन जो है ये आगे जाकर 4 और सिलिकॉन एटमों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, फिर हर एक इंडिविजुअल सिलिकॉन जो है और 4 सिलिकॉन एटमों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमने अगर सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, तो उस जाल को हमने तोड़ना होगा, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमने डोमिनेट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे डोमिनेट होगी? बाय द यूज ऑफ मोर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। फास्फोरस की तरफ हम आ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स सिलिकॉन के बाद जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के, सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। फास्फोरस हमारे पास जो अवेलेबल है या जो नॉर्मल पाया जाता है, दैट इज इन P4 फॉर्म। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम्स होंगे। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें सल्फर की, तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम्स होंगे। दोनों की कंपैरिजन हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होना तो ये चाहिए था ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाता है, लेकिन फिर एक सडन डिक्रीज आ जाता है। ये डिक्रीज क्यों आएगा? क्योंकि सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द फास्फोरस। अब अगर हम फास्फोरस को मेल्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को तोड़ना नहीं है। इस केस में हम एक, सपोज दिस इज वन फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल, तो दोनों में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। हमने जब सल्फर को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, हमने सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना है। तो इसलिए एक सडन डिक्रीज, एक सडन फॉल आ जाता है ग्राफ में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में। फास्फोरस के साथ अगर हम सल्फर को कंपेयर करें, दोबारा सल्फर की वैल्यू जो है ये बढ़ जाती है फास्फोरस की वैल्यू से। जब सल्फर की वैल्यू फास्फोरस की वैल्यू से बढ़ जाती है, ये क्यों? क्योंकि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं सल्फर के, फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल की साइज पर भी डिपेंडेंट है। अब सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा है फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल से, तो जो सल्फर में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, those are stronger than the van der Waals forces of attraction in phosphorus. That is why the boiling and melting point of sulfur are higher than the phosphorus. क्लोरीन की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो क्लोरीन डियर स्टूडेंट्स इज सिंपल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, साइज इसका और भी कम हो गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, और वही वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होंगी एज कंपेयर टू सल्फर एंड फास्फोरस। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्लोरीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो कम होगी, और यही एक्सप्लेनेशन अगर हम आर्गान पर अप्लाई करें, वो सिंपल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन में 2 एटम्स थे, आर्गान में सिंगल एटम होगा, तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर्गान में और भी कम होंगी, इसलिए आर्गान जो है एग्जिस्ट करता है गैसियस फिजिकल स्टेट में। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन और आर्गान दोनों गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
लेकिन हम कैसे फिर गैसेस की मेल्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट तो या मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन तो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है, गैस में कैसे पॉसिबल है? तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो गैसेस को या गैसेस को नॉर्मली जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनको हमने पहले गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड स्टेट में लेकर आना है। तो ये जब सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे टेम्परेचर इंतहाई कम होगा, इसलिए आपकी किताब में इस ग्राफ से रिलेटेड ये बात की गई है कि जो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं उनको केल्विन स्केल में शो किया गया है रादर देन द डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल को अगर हम शो करेंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, लेकिन अगर केल्विन स्केल में हम इनको शो करेंगे तो फिर हमारे पास वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जैसे ऑन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, किताब में इस ग्राफ से रिलेटेड ये बात की गई है कि केल्विन स्केल में वैल्यूज दी गई हैं रादर देन द डिग्री सेल्सियस, ताकि ये नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।